जी भाई बहनों नमस्कार। मैं नंदलाल भारती उपस्थित हूँ आपके सामने लेकर एक कहानी, और इस कहानी का शीर्षक है मुर्दैया। भाई बहनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह भारतीय समाज रूढ़िवादिता, जातिवाद का पूरी तरह शिकार है, और इस परिस्थिति में शोषित समाज पीड़ित, शोषित, पीड़ित है। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि समस्या के निदान हेतु कई महान हस्तियों ने काम किया है, फिर भी अभी यह कार्य अधूरा है। सामाजिक समानता के सपने अभी काफी दूर है, और इस उद्देश्य को लेकर, सामाजिक परिवर्तन को लेकर कई सामाजिक कार्यकर्ता कार्य भी कर रहे हैं। कई तो अति उच्च शिक्षित डॉक्टर, इंजीनियर भी हैं, पर अभी समस्या का पूरी तरह निदान नहीं हुआ है। तो इसी सामाजिक परिवर्तन के उद्देश्य से यह कहानी लिखी गई है। भाई बहनों, आइए सुनते हैं कहानी मुर्दैया। आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है अन्य कहानियों, कविताओं की भांति ही यह कहानी भी आपको अच्छी लगेगी, सामाजिक परिवर्तन की दृष्टि से उचित लगेगी। तो आइए बिना किसी भूमिका के शुरू करते हैं कहानी मुर्दैया। देश की आज़ादी गोल्डन जुबली की ओर जा रही थी। आरक्षण उनके मुंह में जीरा साबित हो चुका था, परंतु गिद्ध निगाहें नोचने की फिराक में पूरी तरह थी। बेरोजगारी की हालत बहुत खराब थी। अपने चरम स्थिति पर बेरोजगारी जा चुकी थी। महंगाई डायन तो बढ़ती ही जा रही थी। सुनने में यह भी आ रहा था कि खेत के बदले नौकरी, जो कान में गर्म शीशा डालने के लिए काफी थी। घूसखोरी चरम पर थी। मल्टीनेशनल कंपनियां नहीं थी, बराबर थी। रोजगार के अवसर दूर दूर तक नहीं दिखाई पड़ रहे थे। न मल्टीनेशनल कंपनियां थीं, न रोजगार के अवसर थे। सरकारी नौकरियों के दाम बहुत तेज थे। गरीब आदमी अपने बच्चों को वजीफा की बैसाखी से आगे तक तो ढकेल देता था, परंतु पढ़े लिखे कमजोर वर्ग के लिए नौकरी महज एक ख्वाब भर थी। कमजोर तबके का पढ़ा लिखा नौजवान सरकारी नौकरी की परीक्षा पास भी कर लिया तो इंटरव्यू में फेल। अगर संयोगवश इंटरव्यू भी पास कर लिया तो ज्वाइन से पहले चढ़ावा
वह भी लाखों में होता था। शायद आज भी हो, कुछ कहा नहीं जा सकता। सक्षम माँ बाप ऋण कर्ज कर, गहना गुड़िया या खेत गिरवी रख कर, चढ़ावा या जमीन बेचकर घूसखोरों के मुंह पर मजबूरी का झोला सौंप देते थे। भूमिहीन मजदूर बाप की बेटों को तो नौकरी की कोई गुंजाइश नहीं थी। उनके पास देने के लिए कुछ था भी तो नहीं। बेचारे खेतिहर मजदूर थे, भूमिहीन मजदूर थे, हलवा थे, बदवा मजदूर थे। एक कहावत आम थी, सोर्स इज फोर्स एंड मनी इज पावर। यह अनपढ़ों, खेतिहर मजदूरों, दिहाड़ी मजदूरों, बदवा मजदूरों तक की जबान पर चढ़ी हुई थी। गरीब भूमिहीन माँ बाप की औलादों के लिए वही पुरानी गुलामगिरी की मजबूरी, यानी मुदहिया का जीवन जीने की मजबूरी। कुछ पढ़े लिखे कमजोर तबके के युवा जो कुछ करना चाहते थे, जिन्हें गुलामगिरी न पसंद थी, वे शहर की ओर भाग रहे थे। कुछ अभागे तो उस रास्ते पर चल पड़ते थे जो रास्ता दुनिया की ओर न मुड़े, यानी आत्महत्या। वे मुदहिया जीवन में आत्महत्या बेहतर मान रहे थे। वे मुदहिया जीवन से शिक्षित बेरोजगार लोग मुदहिया जीवन से आत्महत्या को बेहतर मान चुके थे। ऐसी शिक्षितों युवकों की विचारधारा भी कुछ कुछ बन चुकी थी, कुछ कुछ बन रही थी। चारों ओर डरावना सा माहौल था, बेरोजगारी, महंगाई का आतंक था। दहेज की ज्वालामुखी तीव्र गति से मुंह बाए जा रही थी। नव विवाहिताएं ब्याह की बलिवेदी पर चढ़े या जल रहे थे। बेरोजगारी और नववधुओं के आत्महत्या की सूचियां और खबरों के कारण भयावह डरावने लगते थे। मृत्यु का बेटा दिव्य कुमार की सोच गुलामगिरी से दूर बहुत दूर थी। दिव्य कुमार जब पैदा हुआ था तो उसके माँ बाप ने छठ के शुभ दिन पर कलम चढ़ाया था। उस वक्त माँ बाप बच्चे की छठ पूजा पर जिंदा मछली, अनाज, पैसा या ऐसी चीजें चढ़ाते थे ताकि बच्चा कमा खा सके। मीतू और उसकी पत्नी सुशीला अपने बेटे दिव्य कुमार को बचपन से ही शिक्षा के महत्व के बारे में समझाते थे, जबकि खुद स्कूल कभी नहीं जा पाए थे। वे जातिवाद और गुलामगिरी के दंश में फंसे रहे, दंश से भी अवगत थे, पूरी तरह घायल भी थे। हालांकि वे ठाकुर शुद्धनाथ की हवेली के मजदूर थे। शुद्धनाथ थे मुदहिया शहर के शाही। शुद्धनाथ गांव के बड़े जमींदार थे। उन्हीं ठाकुर की हवेली का मजदूर क्यों कहिए गुलामगिरी कर रहे थे। मृत्यु जो दिव्य कुमार के पिताजी थे। खेत खलिहान से लेकर गोदाम भरने
कुंडों में गुड़ भरने तक की पूरी जिम्मेदारी मृत्यु की थी। परंतु उनका छुआ हुआ रोटी पानी जहर हो जाता था, अपवित्र हो जाता था, अछूत कर्म से जो था। जबकि सदियों पहले चमार समुदाय के लोग सूर्यवंशी इक्ष्वाकु क्षत्रिय हुआ करते थे। यूरेशियन और इस्लामिक आक्रमणकारियों की मिली जुली साजिशों ने इस मातृभूमि पर बलिदान हो जाने वाले शासक समुदाय को चमड़े के कामों एवं अन्य गंदे कामों में धकेल कर अछूत बना दिया। ठाकुर शुद्धनाथ की चौखट से बंधा खेत मजदूर था। भले ही वह अनपढ़ था, पर कृषि वैज्ञानिक और मौसम वैज्ञानिक जैसा जानकार था। उसे भेड़ा लड़ाने का शौक, तलवारबाजी का शौक, शारीरिक कलाबाजी का शौक और कुश्ती का भी शौक था। यानी योद्धाओं के पूरे गुर विदेशी दुश्मनों की मिली जुली गठजोड़ मृत्यु के ही नहीं, एक बहुत बड़े समुदाय और आबादी को अछूत बनाकर छोड़ दिया था। आज यह बृहद समुदाय मृदहिया जीवन बसर कर रहा है, उस समय भी कर रहा था। ठाकुर साहब गांव के बड़े जमींदार थे। बहुत अधिक जमीन जायदाद और खेतों के मालिक थे। ज़्यादातर जमीन कमजोर वर्ग से जबरियां हथियाई गई थी। कुछ जमीन तो गांव समाज की थी, जो गांव के दबंगों की बंदर बांट मिल्कियत बन गई थी। दबंग समुदाय का बोलबाला था, भूमि आवंटन सरकारी फायदों से कभी जमीन पर नहीं आता। भूमि अछूत मृत्यु के अलावा ठाकुर शुद्धनाथ की कई 12 मासी अछूत मजदूर नंदू, गणिका, नोखई, महंतो, हुनहुनिया, पकौड़ी वाले, लिटई, अहिर एवं अन्य और मजदूर थे। लिटई मेला ठेला में पकौड़ी बेचकर कुछ अतिरिक्त कमाई भर कर लेता था। शुद्धनाथ के एक भाई भी था, दूधनाथ। शुद्धनाथ राजस्व विभाग में सरकारी नौकर थे, परंतु उनकी खुद के मजदूरों की तादाद कहीं अधिक थी। शुद्धनाथ के छोटे भाई दूधनाथ एक बहुत बड़ी कंपनी में जनरल मैनेजर थे। जनरल मैनेजर साहब की कृपा से सजाती लोगों पर खूब बरस रही थी। जनरल मैनेजर साहब की कृपा सजाती लोगों पर खूब बरस रही थी। दूधनाथ की सरकारी विभाग में थे, अच्छी पकड़ थी। वे सरकारी विभाग में कुटुंब के नौजवानों को नौकरी पर लगवाए थे। इसके अतिरिक्त बड़ी बड़ी कंपनियों में अपने रिश्तेदारों और स्वजाति बंधु बांधवों को नौकरी पर लगवाने को माहिर थे। मृत्यु को ठाकुर दूधनाथ से बड़ी उम्मीद थी कि वे बेटे दिव्य कुमार को किसी न किसी विभाग में नौकरी दिला देंगे। उसकी वर्षों की गुलामगिरी का फल मिल जाएगा, परंतु सपना बहुत दूर था। शुद्धनाथ का परिवार तो वैसे तो बहुत बड़ा था, परंतु उनके चाचा का एक बेटा रविंदर भी था, जिसे जनरल मैनेजर साहब ने अच्छे ओहदे पर चिपका दिया था। रविंदर ठाकुर दूधनाथ साहब से उम्र में बहुत छोटा था, परंतु दादाओं परदाओं से मिले जमींदारों के अवगुण उसमें कूट कर भरे हुए थे। रविंदर मजदूरों को गुलाम समझता था। इसी अमानुष रविंदर पर गया था शुद्धनाथ का बेटा धनंजय, जिसे गांव वाले दबी जुबान
कंस कुंवर कहते थे। इन दोनों जूनियर दुष्ट जमींदारों से मजदूर तो डरते थे, परंतु गांव के दूसरे ठाकुर भी परेशान थे। पागल कुत्ते जैसे आचरण वाला रविंद्र मीतू के बेटे दिव्य कुमार को बचपन से जाति दुश्मन मान रखा था। बचपन में बिना वजह कई बार दिव्य कुमार को पीट भी चुका था। हैवान रविंद्र ने तो गन्ने के खेत की मेड़ पर घास काटने के जुर्म में लात मुक्के बरसाकर दिव्य कुमार के रीढ़ की हड्डियां तक चटका चुका था। स्कूल की पढ़ाई के बाद दिव्य कुमार हवेली जाना छोड़ दिया था। मिलिट्री वाले चाचा के अनुरोध पर दोनों बेटों और इकलौती बेटी तीनों बच्चों को शाम को ट्यूशन पढ़ाने लगा था। बड़े ठाकुर शुद्धनाथ का बेटा धनंजय को मजदूर के बेटे का हवेली में पढ़ाना अच्छा नहीं लगा। धनंजय एक दिन अपने बदमाश दोस्तों के साथ हवेली से पढ़ाकर लौटते वक्त दिव्य कुमार को मारने के लिए घेर लिया था। जान पर खतरा देखकर उसके माता पिता ने दिव्य कुमार के हवेली पढ़ाने जाने पर रोक लगा दिया था। कहते हैं ना, पानी में रहकर मगरमच्छ से दुश्मनी तो नहीं की जा सकती, वही मृत्यु और उसकी पत्नी ने किया। ट्यूशन बंद करने के बाद कभी किसी काम से गया भी तो बड़े ठाकुर शुद्धनाथ उसे कुर्सी पर बैठने को कहते थे। खेती बाड़ी से लेकर हवेली के सभी छोटे बड़े काम की जिम्मेदारी दिव्य कुमार के बाप मृत्यु पर थी। शुद्धनाथ अपने खेती बाड़ी और हवेली के कामों की जिम्मेदारी भी मृत्यु के कंधे पर रखकर खुद सरकारी मलाई दोनों हाथ से दूध रहे थे, परंतु शुद्धनाथ ठाकुर का मजदूर नून रोटी पर जीवन गुजार रहे थे। मृत्यु भी उसी में से एक था। दिव्य कुमार के प्राइमरी पाठशाला की पढ़ाई में हरिलाल मुंशी जी ने तो बड़ी मदद किया था। अपने घर पर भी पढ़ाते थे। जूनियर हाई स्कूल से तो जातिवाद का भूत पीछे पड़ गया था। दिव्य कुमार ने बीए की पढ़ाई पूरी कर शहर जाने की प्रतिज्ञा ले लिया। जूनियर हाई स्कूल के बाद इंटरमीडिएट की भी परीक्षा पास कर लिया। यहाँ तक दिव्य कुमार को पहुँचने में गरीबी और जातिवाद ने बहुत मिलाया था। इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने के बाद दिव्य कुमार के लिए बीए की पढ़ाई एवरेस्ट पर चढ़ने जैसी थी, पर लाख मुश्किलों के बाद कॉलेज में दाखिला ले लिया। कॉलेज गांव से 35 किलोमीटर दूर था। जाने और आने में 4 से 5 घंटे का समय लग जाता था। कॉलेज में जातिवाद के नागों की भी फुटपाथ गूंजा करती थी। दिव्य कुमार को पढ़ाई करना ही था। दिव्य कुमार का बाप मृत्यु मन ही मन खुश था कि बेटवा की बीए पास करते ही शुद्धनाथ बाबू अपने जनरल मैनेजर भाई दूधनाथ से कहकर कहीं अच्छी नौकरी लगवा देंगे। दूधनाथ अपने बड़े भाई शुद्धनाथ का कहना कभी नहीं टालते थे। दूधनाथ साहब के गांव आने पर मृत्यु हाथ जोड़े खड़ा रहता था। मौका पाकर मृत्यु भी ठाकुर दूधनाथ से बेटवा की नौकरी की सिफारिश कर लेता था। जनरल मैनेजर साहब दूधनाथ के गांव आने पर हवेली के सामने बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी होती थी। हवेली का पुराने जमाने वाला रुतबा जीवंत हो जाता था। दूर दूर से स्वजाति नौकरी की सिफारिश के लिए आते थे। ठाकुर दूधनाथ अलग मिजाज के थे। अपने बड़े भाई शुद्धनाथ के कहने पर नौकरी की हाँ भरते थे। बड़े भाई की हाँ
अटल होती थी। मृत्यु दिव्य कुमार के 10वीं पास करते ही ठाकुर शुद्धनाथ और दूधनाथ के सामने हाथ जोड़ जोड़ कर अर्जी लगाना शुरू कर दिया था। इतना ही नहीं, ठाकुर दूधनाथ की पत्नी मैडम जीएम के सामने भी गुहार लगाता रहता था। 12वीं भी पास कर लिया, बीए की परीक्षा भी पास कर लिया। दिव्य कुमार पढ़ाई में तो था ही अव्वल, पर मुश्किलें बहुत आई। अच्छे डिवीजन कभी नहीं आए, क्योंकि जाति भेदभाव स्कूल कॉलेजों में भी था, उनसे अक्सर नंबर कम मिलते थे। दूसरे तीसरे नंबर से कभी वो आगे नहीं बढ़ पाया था, परंतु माता पिता की कोशिशें, उसका खुद का अथक प्रयास उसे बीए की परीक्षा पास करवा दी। इसी बीच वह 2 बच्चों का बाप भी बन गया था। दिव्य कुमार के सिर पर जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी, पर कमाई अधेला की नहीं। बीए पास करने के बाद नौकरी नहीं लग रही थी। दिव्य कुमार नौकरी के लिए हैरान परेशान था। सरकारी नौकरी के लिए आवेदन तो कर रहा था, पर नौकरी की कोई उम्मीद नहीं थी। नौकरी पाने की असली औकात भी तो नहीं थी, न सोच न पहुंच। बेरोजगार युवकों की आत्महत्या की नित आ रही खबरों से उसके होश उड़ रहे थे। नौकरी को तो दूर भागता जानकर मृत्यु बिटवा पर बड़े बड़े तंज कसना शुरू कर दिया था। कभी कभी माँ सुशीला भी कटु वचन उड़ेल देती थी। दिव्य कुमार तिलमिला उठता था। उसका भी मन दूसरे बेरोजगार युवकों की तरह आत्महत्या की ओर होने लगा था, परंतु बच्चों को, अनाथ और बूढ़े माँ बाप को और पत्नी को, शांति को बेसहारा छोड़कर कैसे आत्महत्या कर सकता था। बूढ़े माँ बाप को जीते जी मारने की हिम्मत कैसे कर सकता था। आत्महत्या पाप है, वह ऐसा अपराध नहीं करेगा, भले ही कठिन परिश्रम करना पड़े। उसने ठान लिया था कि शहर कोई भी काम करेगा, परंतु बाबू साहब की हवेली या किसी और जमींदार की हवेली की नौकरी कभी नहीं करेगा। खेतिहर मजदूर कभी नहीं बनेगा, बदला मजदूर कभी नहीं बनेगा। गांव की अधिकतर गरीब तबके के युवा दिल्ली, मुंबई या कलकत्ता की रुख करते थे। दिव्य कुमार का न तो कोई जान थी, न तो पहचान, न दूर और न कोई पास का रिश्तेदार बम्बई और कलकत्ता में रहता था। दिल्ली भी उसके लिए बहुत दूर थी, और दिल्ली उसके लिए ऐसा ही शहर था। पहली बार नौकरी की तलाश में उसे घर से निकलना था। उसे शहर जाना जरूरी हो गया था। दिव्य कुमार खेती को भी व्यापार बना सकता था, परंतु भूमिहीन बाप का बेटा जो था, वह हाई स्कूल एग्रीकल्चर से पास किया था, परंतु घर के अलावा जमीन भी तो नहीं थी। दरवाजे के सामने ही तो ठाकुर का खेत था। पेशाब करने के लिए भी ठाकुर का खेत है। हाँ, किसी जमाने उसके दादा परदादा की बड़ी जमीन जायदाद थी, परंतु आक्रमणकारी दुश्मनों ने सब छीन लिया था। उसका ही परिवार नहीं, पूरी बस्ती के लोग भूमिहीन थे। मरता क्या न करता। दिव्य कुमार अपने फूफा बाबूराम के साथ दिल्ली चला गया। वे पंजाब में नहर पर काम करते थे। बेचारे फूफा जी अपने नजदीकी रिश्तेदार अभय दास के यहाँ दिव्य कुमार के रहने खाने की व्यवस्था कर पंजाब चले गए। रोटी अभय दास की घरवाली बना देती थी। अभय के साथ खाना खा लेता था और पास की लावारी झुग्गी में रात
काट लेता था। 10-15 दिन में अभय और उसकी घरवाली में भयंकर झगड़े शुरू हो गए। खुराकी 250-300 महीना बनती थी। दिव्य कुमार के पास 3 रुपये भी नहीं थे। दिव्य कुमार नौकरी के लिए वजीरपुर, जहांगीरपुरी, आजादपुर, प्रतापबाग पैदल नाप रहा था। नौकरी थी कि दूर, कोसों दूर भाग रही थी। बहुत तकलीफ में दिन कट रहा था। आजादपुर मंडी में सेब की पेटी बनाया, सिर पर ढोया। लोहा की फैक्ट्री में कोयला ढोया। फैक्ट्री में तेजाब से आलपीन साफ किया। आलपीन यूपीन की तेजाब से निकिल पॉलिश का काम किया। टेलीविजन की फैक्ट्री में 15 रुपया रोजहाई पर मजदूरी किया। बुक सेलर का काम किया पर पैसा कमाया। खुराकी दिया 150 बच जाता तो पिताजी के नाम मनी ऑर्डर कर देता था। इसी संघर्ष के बीच दिव्य कुमार ने एक प्रोफेशनल स्किल ट्रेनिंग भी ले लिया। नौकरी का कोई ठिकाना न था। छूटती खोजता करता यही सिलसिला चल रहा था। इसी बीच ठाकुर दूधनाथ जनरल मैनेजर के आवास पर मृत्यु के भेजे दिल्ली के पते पर जाना हुआ। संभवतः दिव्य कुमार के पिताजी का रुदन ठाकुर सुधनाथ ने अपने छोटे भाई जनरल मैनेजर ठाकुर दूधनाथ को पहुंचा दिया था। दिव्य कुमार दिल्ली में 5 साल की नारकी जीवन जी रहा था। दिव्य कुमार दिल्ली में ही था पर उसकी स्थिति बहुत खराब थी। आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उसका जीवन नारकी हो चुका था। वह साल भर जनरल मैनेजर साहब के बंगले और दफ्तर का चक्कर लगाने के बाद साहब ने दिव्य कुमार को ग्वालियर कार्यालय भेज दिया। दिल्ली के संघर्ष दिनों के बीच दिव्य कुमार ने प्रोफेशनल स्किल ट्रेनिंग कर लिया था जो काम आ गई। ग्वालियर ऑफिस पहुंचने पर उसे पता चला कि यह नौकरी दैनिक है। उसके फिर वही हाल ढाक तीन बात। वहाँ भी आंतरिक जातिवाद जमा हुआ था। जातिवाद की जड़ें गहरी थी। गैर हिंदू धर्मावलंबी अहिंसक धर्म के राही ब्रांच मैनेजर तो जातिवाद के समर्थक थे। दिव्य कुमार को दैनिक नौकरी करने की मजबूरी थी। आगे मौत पीछे खाई जो थी। नौकरी शुरू करने के 6 महीने बाद ही जीएम साहब के बड़े बेटे चमननाथ की शादी कर गई। ब्रांच मैनेजर ने दिव्य कुमार को शादी में हाजिर होने का आदेश सुना दिया जाए तो मुसीबत बन जाए, न जाए तो और बड़ी। दिव्य कुमार भोपाल शादी में गया। उसने अपने रुकने की व्यवस्था एक लाजमी कर लिया। जैसे ही जनरल मैनेजर साहब दूधनाथ के निवास पर पहुंचा, वे देखते ही बोले, तुम गांव वालों के साथ कोठी में रुक जाना। ठाकुरों और ब्राह्मणों के बीच एक अछूत मृत्यु के बेटे दिव्य कुमार का रुकना बिच्छुओं के झुंड के बीच रहने जैसा था। बहुत तकलीफ यह रुकना रहा। न खाना न पीना, खाली दिन और रातें बीती। सुबह एक निर्मित बंगले के हौद के पानी से नहाने लगा तो वहाँ से भगा दिया गया। नसीब में कौवा सुनाई, पीने का पानी भी नहीं। उस समय बोतल बंद पानी
बाजार में उपलब्ध नहीं था। कोसों दूर पर कोई दुकान नहीं थी। रात का किराया फोकट में चला गया। बारात में खाना खाते समय ठाकुर रविंद्र नाथ की निगाह दिव्य कुमार पर रुक गई। वह इशारे से दिव्य कुमार को बुलाया। दिव्य कुमार फोर्थ कैटेगरी के लोगों के साथ खाना खा रहा था। बार बार के इशारे पर बुलाने के बाद आखिरकार वह खाना छोड़कर रविंद्र के पास गया। रविंद्र उसे एक ले जाकर भद्दी भद्दी गालियां देने लगा। आखिर में बोला, भाग भोसड़ी वाले यहाँ से, तू गांव वालों से मेरा हुक्का पानी बंद करवाएगा क्या? शादी का जलसा था। जनरल मैनेजर दूधनाथ का ख्याल रखते हुए वह कुछ नहीं बोला। धीरे से प्लेट उठाया और प्लेट जस्ट बिन में रखकर चला गया और भोपाल से वापसी की ट्रेन पकड़ लिया। दैनिक वेतन पर नौकरी करते हुए 2 साल बीत चुके थे, परंतु अस्थायी होने की कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही थी। दिव्य कुमार के साथ सवर्ण दैनिक वेतन भोगियों की नौकरी 3 से 6 महीना में पक्की हो गई थी। तब तक के कई सवर्ण कहते यह सरकारी कंपनी नहीं है, यह तो सहकारी कंपनी है। यहाँ रिजर्व कैटेगरी वालों को नौकरी नहीं मिलती। दिव्य कुमार को भी कंपनी में 3 साल बेकार करने का पछतावा हो रहा था, और मजबूरी आदमी से क्या न करवा ले। नौकरी पर पक्की होना तो दूर, दिव्य कुमार को कंपनी से निकाल दिया गया। फिर संघर्ष शुरू। इसी दौरान जनरल मैनेजर साहब ठाकुर दूधनाथ की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। 8 साल की लंबी बेरोजगारी और उत्पीड़न और संघर्ष के बाद दिव्य कुमार को इंदौर शहर में नौकरी मिल तो गई, पर ठाकुर साहब का एहसान रहा। जिस बिटवा की नौकरी की उम्मीद लगाए मृत्यु ठाकुर सुधनाथ का हल जोतते बूढ़े हो गए। आखिरकार उसकी उम्मीदों का पतन हो गया। दिव्य कुमार की मां सुशीला बड़ी आशा लिए चल बसी, पर बेटवा को अफसर के रूप में नहीं देख पाए। दिव्य कुमार अथक परिश्रम, शिक्षा, कौशल शिक्षा की बदौलत अफसर तो बन गया, जो मृत्यु के लिए जीते जी स्वर्ग जैसा था। दिव्य कुमार अपनी मां की ख्वाहिशें नहीं पूरा कर पाया, परंतु बाप की इच्छा अनुसार बड़ा पक्का घर, मुख्य द्वार पर हवेली जैसा गोल्डन कलर का गेट लग गया। मृत्यु के दोनों बेटे दिव्य कुमार और दिनेश कुमार के बेटे बेटियां शहर के अच्छे अच्छे कॉलेजों में पढ़ने लगे। दिव्य कुमार और उसकी पत्नी शांति, दिनेश कुमार उसकी पत्नी कुटिला के संरक्षक बनना पड़ा। मृत्यु अवसर बेटवा की तरक्की और भाई दिनेश कुमार से लगाव पर बहुत खुश था। शांति तो दिव्य कुमार से आगे थी। वह देवर के अबोध बच्चे अवधेश को शहर में आई। दिव्य कुमार के 3 बच्चे लव कुमार, कुश कुमार, बिटिया गौरी के साथ अवधेश भी पढ़ने लगा था। शांति को अपने परिवार पर बड़ा गुमान था। वह कहती, मेरा देवर मेरे लिए बेटे जैसा है, मैं उसके परिवार को भी अपने परिवार के बराबर खड़ी करूंगी। शांति ने जो कहा करके दिखाया। दूधनाथ साहब का परिवार तो शहर में रहता था। साहब की मौत के बाद बड़े ठाकुर सिद्धनाथ भी चल बसे। पूरी हवेली शहर की ओर भागने लगी।
हवेली की जमीन जायदाद बिकने लगी। हाईवे के इधर उधर के खेत अधिया तिसरी पर दिए जाने लगे। मृत्यु भी पहुंचा। वह बोला, धनंजय बाबू, सिद्धनाथ के बेटे धनंजय बाबू की हरकतों की वजह से गांव वाले दबी जुबान कंस कुमार भी कहते थे, 10 बिस्सा खेत मुझे भी अधिया टिकरी पर दे देते तो बाबू सिद्धनाथ का रिश्ता मेरे साथ बना रहता। कंस तो कंस ठहरा। बूढ़े मृत्यु का पूरे गांव वालों के सामने पूरी तरह बेइज्जती कर दिया। बूढ़ा मृत्यु गुस्से में लाल हो गए। मृत्यु किसी की न बेइज्जती करता था न करने देता था। उसे बेइज्जती बर्दाश्त न थी। पूरा गांव जानता था। वह बोला, अरे कंस, वो सिद्धनाथ की औलाद न होता तो तुमको छठी का दूध याद दिला देता। अभी बूढ़ी हड्डियों में जोर है। तू जानता है, तू अपनी माँ से पहले मेरी पत्नी का दूध पिया है। खैर, तू क्या जाने, मेरी घरवाली ने तेरी नाल काटी है। दूध की कीमत क्या होती है तुम्हें क्या पता। जमींदार की औलाद में तू क्यों? अशोक के पेड़ को मारते हुए बोला, चुपचाप बस मेरी बात सुन। तुमने मेरी ही बेइज्जती नहीं की हो, अपने बाप को भी गाली दिए हो। वो कह रहा है कि अब तेरा बेटा अफसर है, मुझे खेत की क्या जरूरत है। ठीक है, नहीं है, तुम कह रहे हो सही है, मुझे तुम्हारे खेत की जरूरत नहीं है। मैं तुमको नौकरी देने लायक हूँ। ठीक है, तुम ही कह रहा है ना, आ जाओ ना। आज तुमने बुढ़ोती में पूरे गांव के सामने मेरी बेइज्जती किया है। दूधनाथ बाबू के बेटे के ब्याह में तुम्हारे चाचा रविंदर ने खाने की पंगत से उठाकर मेरे बेटे को गालियाँ देकर भगा दिया था, क्योंकि वह मजदूर का बेटा चमार था। भारी बारात के सामने मेरे बेटवा के गिरे आंसू रविंदर के नाश की इबारत लिख दिए हैं। मेरी भी आंसू यही कह रहे हैं, नाश निश्चित है। लिख लो, चमार की भविष्यवाणी है। सदियों से हम हाशिए के लोगों का जीवन मुर्दहिया बनाने वाले नर पिचास आदमियत क्या होती है तुम क्या जानो। हे भगवान, तू ही न्याय कर। धनंजय बाबू, याद रखो, चक्रवर्ती राजाओं के राज नहीं रहे। अंग्रेज जिनके राज में सूरज नहीं डूबता था, उनकी भी हालत दुनिया देख ली है। तुम्हारी क्या औकात। ठाकुर धनंजय, तुमको तो बदुआ नहीं दे सकता, क्योंकि तुम्हारे खून में मेरी पत्नी का दूध शामिल है। तुम मुझे चमारिया कह रहे हो। जानते हो मैं कौन हूँ? सूर्यवंशी क्षत्रिय। विदेशी दुश्मनों ने हमारे इक्ष्वाक और सूर्यवंशी समुदाय को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। सर्वनाश होगा ससुरों का। करनी का फल यही मिलता है ठाकुर। हवेली को मुर्दहिया बनने में अब देर नहीं है ठाकुर, देर नहीं लगेगी। बूढ़ा मृत्यु जमीन पर गिरी आंसू को निहारते हुए पीछे की ओर मुड़ा और फिर कभी हवेली की तरफ नहीं देखा। धीरे धीरे हवेली मुर्दहिया की ओर बढ़ रही थी। मृत्यु भी उम्र की मार से कहाँ बचने वाला था। वह भी ससम्मान दुनिया से विदा हो गया। हवेली खंडहर हो गई। हवेली की तरफ कुत्ते भी अब नहीं झांकते थे। जानकार कहते, देखो, आंसुओं का असर जिस हवेली में शोषितों की चीख दब जाती थी, वही हवेली अब मुर्दहिया हो गई है। भाइयों बहनों, यह कहानी आपको कैसी लगी आप
अवश्य बताएं। आपको मेरी कहानियाँ, कविताएँ, लघु कथाएँ अच्छी लगती हैं तो शेयर करें, फॉलो करें और अपने सुझावों से अवगत कराते रहें। भाई बहनों, अब तक मेरी जो आपकी किताबें दिख रही हैं, किताबें फोटो में दिख रही होंगी, हमारे साइट में किताबें रखी हुई हैं, ये सभी 11 किताबें मेरी पब्लिश्ड बुक हैं। इसमें 7 उपन्यास हैं, एक कविता संग्रह है, 2 लघु कथा संग्रह है और भी कई किताबें और प्रकाशित हैं। कुछ ई बुक भी प्रकाशित हैं जो गूगल पर सर्च कर पढ़े जा सकते हैं। भाइयों बहनों, मेरी रचनाएँ सुनते रहिए, पढ़ते रहिए। फिर किसी नई कविता कहानी के साथ हाजिर होगा। भाइयों बहनों, मेरी कविताओं कहानियों को सुनने के लिए कृपया मेरे चैनल मेरे YouTube चैनल @नंदलाल भारती 545 शेयर करना, फॉलो करना न भूलें। फिर किसी अन्य कविता कहानी के साथ उपस्थित होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।